ग्राम पंचायत नगरपालिका में परिवर्तित हो गई। नगरपालिका में परिवर्तित होने के बाद नगरपालिका ने ग्राम पंचायत से प्रशंसा और बाकी सारा रिकॉर्ड मांगा गया। हमारे पास अब तक पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन जैसा माननीय विधायक महोदय का प्रश्न था, जो 1400 पट्टे जारी किए गए थे उसका रिकॉर्ड हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन इसी बीच जिस ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश जिला कलेक्टर ब्यावर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ब्यावर को दिए गए थे, उस पर कार्रवाई होती, एफआईआर दर्ज होती, उससे पहले ग्राम विकास अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चला गया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अग्रिम कार्रवाई पर एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी। अब वस्तु स्थिति उसकी ताजा ये है कि अंतिम सुनवाई में अभी तारीख पेशी अगली है 27 मार्च 2025 थी और उसके बाद भी अभी तक इस मामले में स्थगनादेश प्रभावी है। और 26 में भी हमने हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ता को संपर्क करके इस मामले में यथाशीघ्र जितना संभव हो सके सुनवाई पूर्ण करवाकर इस स्थगनादेश के खिलाफ जो भी तर्क उनके पास उपलब्ध हो वो देकर स्थगन को रद्द करवाने के बारे में कार्रवाई करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके और इस स्थगनादेश को रद्द करवाने का प्रयास करूंगा। जैसे स्थगनादेश रद्द होगा, रद्द होने के बाद हमें पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी है या एसीबी से जांच करवानी है या एसओजी से जांच करवानी है, जो भी उचित निर्णय होगा वो उचित निर्णय लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगला पूरक माननीय सदस्य पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न करना चाहूंगी कि जनवरी 2020 से 2024 तक रोकड़ पुस्तिका से विदित है कई अनियमितताएं और फर्जी भुगतान तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किए गए। क्या सरकार इसकी प्रदेश स्तरीय कमेटी से जांच कराने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि जब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगनादेश प्रभावी है, हम किसी भी प्रकार की जांच नहीं करवा सकते। जैसे ही स्थगनादेश रद्द होगा उसके बाद जो भी जांच हमको करवानी होगी, चाहे राजस्थान पुलिस से करवाएं, चाहे एसीबी से करवाएं और चाहे एसओजी से करवाएं, उस पर उचित निर्णय लेकर जांच करवाएं। अगला हैं? पहले भी आपने एसओजी जांच की कही थी एक क्वेश्चन में, गोल्फ क्लब वाली, वो हुई कि नहीं? ये तो प्रश्न ही पहली बार है। देखो कितनी जल्दी खड़े हो रहे हैं, यानी पैरवी हो नहीं रही, ना यूडीएच पे हो रही है, ना पीएचडी पे हो रही है, मंत्री ने कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही। कानून मंत्री वहां तो पूछिए ना। अगला प्रश्न हाकिम अली खान। ऐसे नहीं ये माननीय मंत्री जी, हो गया आपका उत्तर आ गया। ये हाई कोर्ट का है। हाकिम अली खान, प्रश्न संख्या 728। हाकिम अली खान, प्रश्न संख्या 728। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है। आ गया, उत्तर आ गया। हाँ, उत्तर आ गया। तो पूरा प्रश्न मैं मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि जो आपने ट्यूबवेलों की लिस्ट दी है, सबको एक को प्रक्रियाशील बताया, बाकी सबको क्रियाशील बताया। उसमें माननीय मंत्री महोदय 6 ट्यूबवेल ऐसे हैं कि वो खुदे हुए शायद 2 साल, पौने 2 साल हो गए उनको, उनकी शायद गारंटी पीरियड 3 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो जनता के काम नहीं आ रहे हैं।
चले नहीं, उसको पानी नहीं आया अभी तक उसमें, उसकी क्या रीजन है? मैं भी बार बार अधिकारियों को बोल चुका हूं कि प्रश्न पूछो। ट्यूबवेल खुद के उनका काम में जाना चाहिए क्या? 1.5 मिनट में कि कब तक उन ट्यूबवेलों को चालू करा दोगे? पहला। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्र में हमने पिछले 2024-25 में 7 और 25-26 में 23 इनके ट्यूबवेल किए थे। उनमें जो भी प्रगति है, जो नहीं चल रहे, उनको मैं इसी मार्च के महीने के अंदर 100% उनको चालू करा देंगे। क्योंकि आपने सिर्फ जब भी मेरे से बात हुई कि मेरे जो ओपन वेल है, जिनके अंदर हम समर्सिबल मोटर निकालने में हमें प्रॉब्लम होती है, पुराने लोग काम नहीं करते, ये बात बताई, तो उसमें लगभग 35 आपके पुराने कुएं थे, उनमें से हमने 7 तो हमने सेंक्शन कर दिए, 8 हम इस मार्च के महीने में सेंक्शन करेंगे, बाकी के चरणबद्ध तरीके से करेंगे। यही आप लोगों ने जब भी मिले को यही बताया। बाकी आपने ये मेरे को नहीं बताया कि ट्यूबवेल खुदने के बाद में इनमें अभी तक चालू नहीं, तो मैं दिखवा लूँगा, दिखवा के अगले महीने के अंदर 100% उनको क्रियाशील करा देंगे। अगला पूरक। दूसरा मेरा ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मोटर रिपेयरिंग और नए पंप सेट लगाने के लिए आपने वर्ष 2024-25 में 55.3 लाख रुपए खर्च किए हैं और वर्ष 2025-26 में 50.79 लाख खर्च किए हैं। ठीक है, जनता के लिए किए हैं, लेकिन ये जो आप पंप सेट बदल रहे हैं अधिकारी, ये किसके कहने से बदल रहे हैं? क्या सरकार इस पे कोई नियम बनाना चाहती है कि कोई जनप्रतिनिधि की अभिशंसा हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे पंचायत समिति मेंबर हो या जिला परिषद मेंबर हो? प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्रीमती इंदिरा सदस्य की ओर से टोंक में जनप्रतिनिधि द्वारा कंबल वितरण में किए गए भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हाकिम अली खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में वन्य जीवों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रफीक खां सदस्य की ओर से आगरा रोड जयपुर के कतिपय क्षेत्रों में सीवरेज के अधूरे कार्य से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से चिड़ावा उपखंड के निजी चिकित्सालयों को राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना से जोड़े जाने के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में जनजाति वर्ग के कार्मिकों की नियुक्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर में होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री घनश्याम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में नशे के कारोबार में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनोज कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के लंबोर बड़ी टोल प्लाजा पर चल रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी बस संचालकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में नाबालिग बालिकाओं की गुमशुदगी की घटनाओं में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पुष्करलाल डांगी सदस्य की ओर से ग्राम कल्लड़वास तहसील गिरवा निवासी व्यक्ति की संदेहास्पद मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में फॉल्ट निवारण हेतु लागू की गई FRT व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्रदेश में कार्यरत पैरा टीचरों एवं पंचायत सहायकों का नियमितीकरण किए जाने के संबंध में डॉक्टर शिखामिल बराला सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मोतीराम सदस्य की ओर से उप जिला चिकित्सालय आबू रोड में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ है। श्री नरेंद्र बुडानिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र तारानगर की कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के अनुसार संदेय पेंशन में वृद्धि नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति
एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के लंबित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जयकृष्ण पटेल सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री नरेंद्र बुडानिया, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री पूसाराम गोदारा और एवं श्री जय कृष्ण पटेल को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर हरिमोहन जी 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया की तो उनको बताने के लिए प्रक्रिया की नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में जल जीवन मिशन योजना की क्रियान्विति में हो रहे विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कुमारी रीटा चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से टीएसपी क्षेत्र में कार्मिकों के पद स्थापन में नियमों की पालना कराए जाने के संबंध में श्री रामस्वरूप लांबा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में जल जीवन मिशन योजना में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में श्री कैलाश चंद्र वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बगरू की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाए जाने के संबंध में श्री गोपाल लाल शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किए जाने के संबंध में श्री भागचंद टाकड़ा सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रेम विवाह के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य किए जाने के संबंध में श्री रतन देवासी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पेयजल समस्या का शीघ्र स्थायी समाधान किए जाने के संबंध में श्री आदुरा मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चौहटन के सेड़वा उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने के संबंध में श्री मोतीराम सदस्य की ओर से उप जिला चिकित्सालय आबू रोड हेतु नवीन भवन का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री विनोद कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीली बंगा में मिसिंग लिंक एवं नवीन सड़कों के निर्माण के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से दुर्घटना में घायल पशुओं के उपचार हेतु स्थानीय विधायक निधि के से मोबाइल एम्बुलेंस स्वीकृत किए जाने के संबंध में श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ सदस्य की ओर से नाथद्वारा में भू उपयोग परिवर्तन नियमों की समीक्षा किए जाने के संबंध में श्री लालाराम बैरवा सदस्य की ओर से प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ललित कला संकाय प्रारंभ किए जाने के संबंध में श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में कृषि भूमि पर विकसित आवासीय कॉलोनियों का नियमन किए जाने के संबंध में श्री कालूराम सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले में फसल बीमा का भुगतान शीघ्र करवाए जाने के संबंध में श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूंगराना को क्रमबद्ध किए जाने के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के पद पर समायोजन तथा मानदेय में वृद्धि किए जाने के संबंध में श्री विकास चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किए जाने के संबंध में श्री अर्जुन लाल सदस्य की ओर से अजमेर के अनासागर झील के अतिरिक्त पानी को स्थानांतरित करने की योजना पर पुनर्विचार किए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को पढ़ा हुआ माना जाएगा। आज दिनांक 25 को शून्यकाल में बोलने की 62 पर्चियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्न अनुसार है। श्री लादूलाल पितलिया विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में चारागाह एवं वन भूमि से जहरीली जर्मन झाड़ियां व अंग्रेजी बबूल हटाने के संबंध में श्री सुभाष मील प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली स्थित पंजीकृत लोडिंग क्षमता के स्तर में वृद्धि करने के संबंध में डॉक्टर रितु बनावत विद्युत संबल योजना में लगे सहायक आचार्य का स्थायीकरण नहीं किए जाने के संबंध में श्री अमित चाचाण उप जिला चिकित्सालय नोहर में ब्लड बैंक एवं ट्रोमा सेंटर के भवन बनाने के 2 वर्ष बाद भी आज दिनांक तक उपकरणों की खरीद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बुडानिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक सेकंड, आज 1 से 2 भोजनावकाश होगा।
इसलिए आज धन्यवाद। जल्दबाजी जाने में न करें, पूरे सूर्य इसलिए दी कि आराम से पूरा हाउस में रहें, 1 से 2 आराम से भोजन करना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वर्ष 24-25 में दिनांक 8/3/25 को कुमाराम लिफ्ट कैनाल में 2 टेंडर निकले गए वो बैठे हैं और माननीय उन टेंडरों की सदस्य। राशि माननीय सदस्य पास में 1 बैठ के जब करोड़- खाली सीटों आके बैठो, बस चर्चा करो पूरी। अरे सुनो भैया, 2-2 3-3 खड़े रहोगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? इन दोनों टेंडरों की राशि महत्वपूर्ण है इनका। 1,92,00,000 थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक काम की राशि 93,86,000 थी और दूसरे काम की राशि 98 लाख रुपए थी। अध्यक्ष महोदय, ये टेंडर जारी हुए और जारी होने के बाद 19/3/2025 को ये टेंडर खोले गए और इस प्रक्रिया के अंदर 5-6 कंपनियों ने भाग लिया, 6 फर्मों ने। और जब इनकी तकनीकी स्वीकृति होने के बाद जब ये टेंडर की वित्तीय स्वीकृति खुली तो उसमें इन 6 फर्मों ने बिलों के ऊपर, अबे आवाज क्यों आ रही है? पूनिया कंस्ट्रक्शन जहाँ ब्राज है, कंपनी धीरे-धीरे बात करो, 46.67 बिलो, मोहम्मद तैयब ट्रांसपोर्ट कंपनी -51.93 बिलो, एके कंस्ट्रक्शन कंपनी 45.71 बिलो, पीएम इंफ्रा प्रोजेक्ट -37.66 बिलो और राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी 53.9 बिलो। महोदय, जब ये टेंडर खुले लोगों ने विरोध किया। आधा घंटा 1 घंटा बोलना हो तो और जल की व्यवस्था विभाग के अधिकारियों के 5 सामने मिनट बोलना है, उसके लिए जल की व्यवस्था भाई सदन में नहीं होगी। ज्ञापन दिए, 5 प्रदर्शन मिनट किया। बोलना है, 8 मिनट बोलना है, 2 मिनट बोलना है। तो विभाग ने उसके लिए कोई विभाग भी को बताया गया, सीट में न लाए। विभाग को बताया गया मैं समझता हूँ कि ये टेंडर भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए टेंडर निकाले गए हैं। इतनी बड़ी राशि का कोई काम ही नहीं है वहां पर। वो टेंडर निरस्त कर दिए गए, निरस्त कर दिए। बाद में जब इनके ऊपर सरकारी का दबाव पड़ा तो फिर ये टेंडर जारी हुए और फिर उन्हीं कंपनियों ने, फिर 6 कंपनियों ने भाग लिया। अरे माननीय सदस्यों, सभापति अध्यक्ष अरे महोदय, हाउस है भाई, खड़े खड़े क्यों बात कर रहे हो? इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसे सदस्य, समझ नहीं पा रहे। कल्पना देवी जी, मैं कल्पना जी, कल्पना सचेतक जी, ही खड़ा है, कल्पना सचेतक जी, खुद ही खड़ा है, मंत्री खड़ा है। खड़े खड़े बात क्यों कर रहे हो? कमाल है। यहाँ से आवाज करो, सुन ही नहीं रहे अपनी बातों में। ये सदन है, सदन की गरिमा बनाए रखो। बैठना है आराम से, पास में बैठ करके आप चर्चा करो। संसदीय मंत्री खड़े हैं, माननीय संसदीय मंत्री मंत्री खड़े हैं, माननीय आसन पैर पे। वो बैठा नहीं गए। अरे वो बैठा नहीं गए। अध्यक्ष महोदय, जो 192 करोड़ के टेंडर जारी हुए थे, वो टेंडर खुलने के बाद उनको टेंडर को रद्द कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में फिर जो है अधिकारियों ने कुछ फर्मों से मिलकर के फिर टेंडर जारी करवाए और उन्हीं 6 कंपनियों ने भाग लिया जो पहले 6 कंपनियों ने भाग लिया था। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने एक कंपनी से तालमेल किया। यहां से खेल शुरू होता है, यहां से खेल शुरू होता है और उसे जो है उस कंपनी से एडजस्टमेंट करके और उन 5 फर्मों का टेंडर निरस्त कर दिया जाता है तकनीकी आधार पर। अरे पहले तकनीकी आधार पर आपने टेंडर खोले, स्वीकृत किए और दोबारा टेंडर खोले, उन्हीं कंपनियों ने हिस्सा लिया। आपने जो है एक कंपनी को देने के लिए, एक फर्म को देने के लिए 5 के आपने निरस्त कर दिए। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जब जिस कंपनी पीएम इंफ्रा को जो ये टेंडर दिया गया, जब पहले इसने जब भाग लिया था तब -37% बिलो दिया था और जब दोबारा इससे मिलकर के जब इसको टेंडर दिया गया 4 मिनट हो गए तो 0.1% पर इसका जो है टेंडर हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा साफ है।
कि मिली भगत करके सरकार के करोड़ लाखों रुपए का गबन हुआ है। आज मैं कहना चाहता हूं, सरकार यदि जीरो टॉलरेंस करती है तो मंत्री जी बैठे घोषणा करिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस टेंडर की प्रक्रिया जो जिस प्रकार से हुई है उसकी जांच कराने की बात मांग श्री करता हूं। हरिमोहन शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर आपने दिया। मुझे इस बात का गर्व है कि पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने उन गरीब लोगों के लिए, उन असहाय लोगों के लिए, उन वृद्ध लोगों के लिए, उन विकलांग लोगों के लिए जो एक मामूली सी पेंशन पर अपना गुजारा करते थे, वो उनको समय समय पर पेंशन बढ़ाने के लिए याचना करना पड़ता था। उस याचना को हटाकर अधिकार के रूप में उन्होंने एक कानून पास किया, जो मिनिमम गारंटी इनकम का जो कानून पास किया 2023 में। उससे उन्होंने ये प्रावधान किया कि जो 1000 रुपये की पेंशन पाने वाले विकलांग जो ये हैं, इनको प्रतिवर्ष 15%, 10% और 5%, 15% के हिसाब से नियमित रूप से उनको 24-25 से लगातार ये वृद्धि चालू मिल जाएगी। लेकिन मुझे खेद है कि सबसे पहले तो इस विभाग ने 4 महीने तक 91,000 लोगों को 4 महीने तक 1000 रुपये की पेंशन भी 4 महीने तक नहीं दी। ये विधानसभा का सत्र चला, उसके बाद से इन्होंने वो पेंशन दी। ये अन्याय इन्होंने किया। ये भी खुशी की बात है कि जो जिनके पास चार्ज है वो भी गहलोत है, लेकिन एक गहलोत का तो ये सोच कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से गरीबों का हित हो, और दूसरे गहलोत का ये सोच कि वो 4 महीने तक पेंशन भी नहीं दे। इसके अलावा जो नियमित रूप से जो पेंशन बढ़ना चाहिए था वो पेंशन आपने नहीं बढ़ाई। मैं नियमित रूप से 24, 25, 26, 27, 3 सत्र हैं। 24, 25 में बढ़ना था, 25, 26 में बढ़ना था, 26, 27 में बढ़ना था। आज की तारीख में नियमों के अंतर्गत उस व्यक्ति को 1400 रुपया पेंशन मिलना था। आप अभी भी उसको 1400 नहीं दे रहे हैं और केवल मात्र 1250 दे रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण रखकर, उन गरीबों के हितों का ध्यान रखकर जो नियम बने हैं उसकी अनुपालना कराकर शीघ्र बाकी का भुगतान करा दें। जवाब दीजिए मंत्री, देना चाह रहे तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में जो बात बताई है, मैं पहले भी सदन को अवगत करा चुका हूं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के प्रयासों से आपने चुनाव के वक्त जाते जाते जो मिनिमम इसका गारंटी कानून बनाया था, इससे पहले आपने 5 साल में नहीं बनाया था। फिर भी हमने पहले ही वर्ष में 1000 का सुनना तो पड़ेगा जो है आपने कहा, 1000 का 1150 कर दिया, 1150 से 1250 कर दिया। अभी हमने 50 रुपये और बढ़ा करके प्रति सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी को 1300 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। पहले तो आप 1250 कह रहे हो, अभी हम दे रहे हैं 1300। दूसरी आपने जो 4 महीने की पेंशन के बकाया होने की बात कही थी, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे पहले भी सदन में, अभी सबसे पहले आपने यही कहा था कि 4 महीने की पेंशन वो गहलोत जी देते थे, ये गहलोत नहीं देता। तो मैं आपको कह रहा हूं, ये छोटा गहलोत भी आपको सदन में आश्वस्त करता है कि सिर्फ 1 महीने की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बकाया रहती है। हमारी पूरी पेंशन जाती है। जैसे ही महीना पूरा होगा, पिछले महीने की पेंशन आप बोल रहे 91,000 नहीं, 91 लाख लोगों को पेंशन देती है। और हमारी सरकार ने 2 साल में 10.5 लाख लोगों को पेंशन को बढ़ाया है। ये हमारी सरकार के मुख्यमंत्री का विजन है। अगला श्री पूसाराम गोदारा, इस पर नहीं ध्यान, इस पर नहीं होता, इस पे पूसाराम गोदारा, इसके अलग आप आ जाओ ना। केवल प्रश्नों काल में आपको अनुमति है। नहीं बढ़ाया, 500 से 750 भी की, 750 से 1000 की। अब बात है कि जो कानून बना, कानून के तहत हर साल 15% बढ़नी चाहिए। पहली साल बढ़ गई, दूसरी साल 100 रुपए बढ़ाए और तीसरी साल 50 बढ़ाए, जबकि ये सारे पहले ही बढ़ने चाहिए थे। तो इसलिए गरीबों से जुड़ा हुआ इशू है, इसको आप हर साल बढ़ाने का काम करिए और घोषणा करो कि हम इसको। पूसाराम गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। दोनों गहलोतों में प्रदेश में
तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी पदोन्नति एवं स्थानांतरण लंबे समय से नहीं हुआ, जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक राजस्थान की शिक्षा में प्रमुख और आधारभूत कैडर है और इनकी लंबे समय से पदोन्नति नहीं होना, स्थानांतरण नहीं होना, दूर दराज और दुर्गम स्थान पर होने के कारण बहुत बड़ी समस्या है और इससे शिक्षा इधर बैठ के बात करो जगत में भी बाधा आती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन शिक्षकों की डीपीसी कराई जाए और डीपीसी के बाद चरणबद्ध तरीके से पारदर्शिता तरीके से इसके स्थानांतरण किए जाने चाहिए। हमारे शासन में सामान्य अशोक गहलोत जी शासन में 85,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के आवेदन किए। उनमें से 40,000 लोग इंटर जिला थे, 20,000 लोग ब्लॉक चेंज थे और 20,000 लोग म्यूचुअल थे। और इसके अलावा जो विकलांग, वृद्ध, एकल महिला, दुर्गम स्तर पर जो अध्यापक लगे हुए उनके स्थानांतरण होने चाहिए और विशेष परिस्थितियों में उनका इंटर जिला प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि विधवा है, एकल महिला है, दुर्गम स्थल है और इसके अलावा गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनके परिवार लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है राजस्थान की सरकार से, शिक्षा विभाग से, कि पारदर्शिता के साथ इनकी डीपीसी कराई जाए और डीपीसी के बाद इनके स्थानांतरण स्थायी और पारदर्शिता से कराया जाए। इसका चरणबद्ध तरीके से नियम बनाकर, हालांकि शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, शिक्षा नीति नहीं तो शासन में बनी, न आपसे मुझे बनने वाली लगी, इसलिए इसके स्थानांतरण शीघ्र इस मिड सेशन में, सेशन खत्म होते ही इनके तबादले किए जाए और इनकी डीपीसी करके, ताकि डीपीसी कर दोगे तो स्थानांतरण कराने वालों की संख्या कम होगी और राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी कम होगा। ऐसी स्थिति में मेरी आपसे मांग है कि आप इनकी स्थानांतरण खोले जाए और इनकी डीपीसी की जाए और डीपीसी करके स्थानांतरण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री जयकृष्ण पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका खूब खूब आभार जोहार अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बांसवाड़ा जिले के बागीधरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बुढ़वा गांव के अंदर, बुढ़वा पंचायत के अंदर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, उस विद्यालय के अंदर जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसके लिए उस पर चर्चा करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर गरीब आदिवासी दलितों के बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उन बच्चों का वहाँ पर चयन होता है और उनके माँ बाप सपना लेकर आते हैं कि वहाँ पर अगर हमारा JNU के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर अगर बच्चा पढ़ेगा तो हमारा बच्चा कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में जाएगा और हम उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ 2 दिन पूर्व जो उस विद्यालय के अंदर वहाँ के छात्रों ने एक आंदोलन के माध्यम से प्रदर्शन किया और उन छात्र छात्राओं का जो प्रदर्शन था वो वहाँ पर ये आरोप था कि प्रिंसिपल जो हैं वो वहाँ पर उनको बच्चों को जली हुई रोटियाँ देते हैं, पतली दाल देते हैं और साथ साथ जो उनका जो टूथपेस्ट होता है वो भी एक्सपायरी डेट का दे रहे हैं। उसके लिए बच्चों ने सड़क पर आकर आंदोलन किया और प्रशासन वहाँ पर आकर उनको उसको दबाया गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसके लिए निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। यह अत्यंत बच्चों के भविष्य का सवाल है और अगर वहाँ पर सरकारी जो बच्चों का पैसा मिलता है, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करके वो प्रिंसिपल वगैरह सब मिलकर अगर उसका दबा रहे हैं और पैसा वहाँ पर गलत तरीके से उड़ाया जा रहा है, उसकी जाँच होनी चाहिए। कलेक्टर महोदय के माध्यम से उसकी कमेटी बनाकर जाँच कराई जाए। जो भी दोषी सरकार से जुड़ा हुआ है, फिर भी आपको बोलने की अनुमति दे दी है। नवोदय विद्यालय केंद्र के अंतर्गत आते हैं। श्री पर्ची श्री लादूलाल पितलिया। लादूलाल पितलिया। खजरा शाम की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में आता है।
यहाँ के निवासियों का जीवन कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। यहाँ की ज़्यादातर भूमि पथरीली है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियाँ। किसानों को अपनी खातेदारी भूमि को खेती करने के लिए अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियों को हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तथा क्षेत्र की चारागाह भूमि पर घनी अंग्रेजी बबूल जर्मनी झाड़ियाँ उग जाती हैं जो बहुत जहरीली होती हैं। संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र के वनों में इन अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियाँ फैलाव हो गया है जिससे प्राकृतिक व औषधीय वनस्पतियाँ पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं। माननीय यह भूमिगत जल को बहुत ज़्यादा सोखती है जिससे क्षेत्र में जल स्तर नीचे गिर रहा है। यह स्थानीय पेड़ पौधे की अन्य प्रजातियों को पनपने नहीं देती है। यह हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रही है। यह झाड़ियाँ किसानों को खातेदारी भूमि और चारागाह को बंजर कर देती है। यह झाड़ियाँ मिट्टी के पोषक तत्वों को बदल देती हैं जिससे बंजरपन बढ़ता है। जर्मनी झाड़ियों को खाने पशुओं में गंभीर बीमारी या मृत्यु हो जाती है। इन झाड़ियों के कारण कहीं भी घास व चारा उगने से गौमाता तथा अन्य पशुओं के चारे की बहुत समस्या रहती है। यहाँ के पशुपालकों को अपने पशुओं को पालने के लिए यहाँ से अन्य क्षेत्र में पलायन करना पड़ रहा है। अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियों का कोई भी उपयोग नहीं होता है। माननीय सरकार से अनुरोध है कि नरेगा या राज्य सरकार के किसी भी अन्य मद से अगर कोई ऐसी योजना बनाए कि चारागाह भूमि पर इन अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियों को साफ करवाकर चारागाह भूमि पर वृक्षारोपण या नर्सरियां विकसित की जाए। अतः माननीय वन मंत्री महोदय से माननीय सदस्य विराजे, एक बार मैं व्यवस्था भी दे रहा हूं। 295 स्थगन और पर्ची में अंतर है। 295 तो अक्षरतः पढ़ना होता है, जबकि स्थगन और अपने पर्ची में स्वयं लिखा हुआ ही पढ़ना है। तो लिखा हुआ तो फिर टेबल कर दो, हम उसमें से आंकड़े देखें, कोई बिंदु देखना है बिंदु देखें, लेकिन अक्षरतः ये दोनों सदस्यों की ओर से कई बार कल तो प्रश्न का भी जो है ना, अब पूरे प्रश्न का भी पढ़ करके अपन पूछ रहे हैं। थोड़ा सा आपको अब 2-2.5 साल हो गए, जो नए लोग आए मुझे उनमें से है, लेकिन नए भी घर से तैयारी करके पढ़ के आएंगे तो आप ही का विकास होगा और आगामी काल में आप एक अच्छे एमएलए के रूप में डेवलप होंगे। श्री सुभाष मील, क्या होगा माननीय, इसमें कुछ कहना है? पर्ची पूरी हो जाए फिर आपका भाषण करवाते हैं। इसे इनका जवाब दे रहे हो पर्ची। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और इसके कारण से राजस्थान भर में बहुत सारी ज़मीन जहरीली हो गई है। इसको हम विलायती बबूल कहते हैं, जूली फ्लोरा भी कहते हैं। इसके कारण से इसके आसपास की सारी ज़मीन जहरीली हो गई। दूसरा, ये 30 लीटर पानी रोज़ सोखता है, उसके कारण से वाटर लेवल निरंतर नीचे जा रहा है। इसकी फलियां या पत्तों को जानवर खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं और उसके कारण से राजस्थान में 500 वनस्पतियां विलुप्त हो गई है। यानी ये बहुत ही खतरनाक और हम सब के लिए नुकसानदेह है। ये 1960 के दशक में उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से बीज बरसाए गए थे और उसके कारण से ये सब जगह उग गए हैं। इसकी जड़ें भी 10 मीटर गहरी है। ये एक बार काट भी दो, थोड़ा सा 1 मीटर तक भी नीचे भी काट दोगे धरती में से, तब भी उग जाता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भर की जो चारागाह जमीन पर इसके कब्जा हो गया है। अधिकांश यदि अतिक्रमण कहें तो अतिक्रमण करने वाला चारागाह जमीन पर ये विलायती बबूल है और इसको लोग कांग्रेस घास भी कहते हैं, कांग्रेस बबूल भी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। अब राजस्थान सरकार इस पर विचार कर रही है। राजस्थान सरकार विचार कर रही है कि इस बबूल का समूल नष्ट कैसे किया जाए। पंचायत राज विभाग इस बारे में योजना बना रहा है कि इसका समूल नष्ट करेंगे
कांग्रेसी बमबूलों को किसी भी कीमत पर इस राजस्थान की धरती पर नहीं रहने देंगे। चलो अगला श्री डॉक्टर सुभाष मील। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कांग्रेस गाजर कहते हैं कुछ लोग, हमें क्या? आपने किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर पर्ची पर बोलने का मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। मैं प्रदेश के किसानों की एक जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है उसके बारे में आपके माध्यम से मैं ध्यान अवगत कराना चाह रहा हूं कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परिवहन में परिवहन विभाग द्वारा ट्रॉली के वजन के अलावा 2.5 टन पासिंग ट्रॉली होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली में चाहे ईंटें ले जाने की बात हो, चाहे पत्थर ले जाने की बात हो, अगर वो ट्रॉली में भी लेके जाते हैं तो लगभग 2.5 टन से ज़्यादा, लगभग 5 टन उसमें परिवहन किया जाता है। अभी हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग मामले में ओवरलोड में 20,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है, जो पहले 5,000 था, और प्रति टन 1,000 रुपया जुर्माना अलग से प्रति टन किया गया है। मेरी आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से मांग है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परिवहन की व्यवहारिकता को देखते हुए उसको 6 टन पासिंग किया जाए, और जो 20,000 जुर्माना जो अन्य साधनों के लिए, जो ट्रकों के लिए, पिकअप्स के लिए जो किया गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए वो जुर्माना पूर्ववत रेट में 5,000 रुपये ही रखा जाए। मैं ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि ये लाखों किसान इससे जुड़े हुए हैं, लाखों किसानों का हित इसके द्वारा प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इसे 6 टन पासिंग करवाकर और जो पूर्ववर्ती जुर्माना था वो ही रखा जाए, ना कि 20,000 रुपये बढ़ा हुआ जुर्माना इसके लिए तय किया जाए। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। धन्यवाद। डॉक्टर रितु बनावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के विचारार्थ उच्च शिक्षित युवाओं की बात लेकर आपके समक्ष आई हूँ कि विद्या संबल योजना के तहत राजशेष और नियमित कॉलेजों में 2700 गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्य अभी कार्य कर रहे हैं, और इनकी जो भर्ती हुई संविदा के आधार पर वो यूजीसी के जो नॉर्म्स है 2018 के उनके अकॉर्डिंग हुई, और लेकिन आज भी वो काम कर रहे हैं। और अब जो अगली भर्ती निकाली जा रही है संविदा के आधार पर, उनका संविदा के आधार पर ही वो भर्ती निकाली जा रही है, और इन लोगों के बारे में जो अभी कार्य कर रहे हैं उनके विषय में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ा विषय है कि उनके स्थायीकरण की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि युवा की हितैषी ये सरकार उनके स्थायीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, जैसा एमपी और हरियाणा में हो रहा है कि उनको स्थायी किया जा रहा है, उनको रोजगार की गारंटी प्रदान की जा रही है, उनकी सेवा की सुनिश्चितता की जा रही है, उसी प्रकार राजस्थान में भी इन सहायक आचार्यों की भर्ती जो है वो अगर आगे की जाती है तो उनका भी स्थायी रूप से भर्ती की जाए। और जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती निकलेगी तब तक वो 5 वर्ष से ज़्यादा 6 वर्ष काम कर चुके होंगे, उनके अनुभव का हमें लाभ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो उन यूजीसी के नॉर्म्स के थ्रू उनकी भर्ती हो रही है, और ब्रांड का तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसका भुगतान नहीं हो रहा, उनकी सर्विस पूर्ण तरह से अनिश्चितता के घेरे में है। मैं ये भी कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि उनका स्थायी रूप से उनका स्थायीकरण किया जाए। आगे जो भर्ती निकले उनको भी स्थायी भर्ती दी जाए, न कि अस्थायी तौर पर 5 साल बाद उनको कह दिया जाए कि आप घर जाओ। ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो उसमें ओवरेज हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी, और साथ ही ये भी कहूंगी कि उनका टेक्निकल जो पदनाम है टीचिंग एसोसिएट, जबकि उच्च शिक्षा में ऐसा कोई पदनाम होता ही नहीं है, सहायक आचार्य पदनाम होता है, उसी के आधार पर उनका पदनाम रखा जाए और उनके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए। मेरा धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, और इस सदन के माध्यम से एक बार फिर मैं इस सरकार की सच्चाई और विकास आपके सामने लाना चाहता हूं कि 2 वर्ष पूर्ववर्ती सरकार ने नौहर में ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक की सौगात नौहर विधानसभा क्षेत्र वासियों को दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रावधान किया, वहां भवनों का निर्माण हो चुका है, और 2 वर्ष के बाद भी आज दिनांक तक इस सरकार के द्वारा उन दोनों का संचालन नहीं किया गया।
न तो ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर लगाए गए, न ब्लड बैंक में कोई वित्तीय किसी तरह के उपकरण खरीदे गए, किसी भी तरह का उसमें संचालन नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जो ये दीर्घा में अधिकारी बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गलत जवाब इस सदन को भिजवाया जा रहा है। इस सदन की गरिमा को गिराने का जो काम किया जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई किए, क्योंकि कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मुझे कहा गया कि ट्रॉमा सेंटर में 6 पद स्वीकृत है, 5 वहां डॉक्टर लगा दिए गए हैं, लेकिन आज तक एक भी डॉक्टर वहां नहीं लगा है। दूसरा, मुझे कहा गया ब्लड बैंक की घोषणा, मुख्यमंत्री जी ने नवीन ब्लड बैंकों की घोषणा की है, उसके तहत प्रक्रियाधीन है, जबकि हमारे तो ब्लड बैंक की घोषणा 2023 में हो चुकी थी। ब्लड बैंक की बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो चुका। ये कैसी विकास की ये सरकार है? ये विकास करना चाहती है या राजस्थान में विनाश? ये राजस्थान में विकास कर रही है या गुजरात में विकास कर रही है? ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो सदन को गुमराह करते हैं। और वही मंत्री महोदय उन अधिकारियों का संरक्षण कर रहे हैं। 2-2 साल उन भवनों को बने हुए हो गए। हमें ब्लड बैंक की आवश्यकता है, हमें ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ ये सरकार आंख बूंद कर सो रही है। इनके अधिकारी जो जी में आए वो सदन में जवाब भेज देते हैं और ये मंत्री महोदय पढ़ देते हैं, उनका संरक्षण कर देते हैं। ऐसे गलत जवाब देने पर इन अधिकारियों पे मंत्री महोदय क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये भी सदन में बताएं कि लगातार आपके द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा सदन को गुमराह किया जाता है, सदन में झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। आप अपने विकास की बात करते हैं और इसके द्वारा आपको पता चलता है कि आप राजस्थान में क्या विकास करने जा रहे हैं। 2-2 साल से ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बन गई, ब्लड बैंक भवन की बिल्डिंग बन गई और आपसे संचालित नहीं हो रहे। और सदन को गुमराह करने के लिए इस तरह के जवाब, गलत जवाब जो अधिकारी भेजते हैं, उन पे सख्त कार्रवाई। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्टर प्रियंका चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई जवाब देना चाहेगा तो ये अलाउड है। बाड़मेर विधानसभा की काउखेड़ा पंचायत में मंत्री की इच्छा केन वेदांता कंपनी का ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है, उसके वेल पे 8 नंबर से 36 घंटों से लगातार क्रूड ऑयल लीक हो रहा है, जो किसानों खेतों के अंदर जा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि सरकार इस पर ध्यान दे, तुरंत लीकेज बंद करे, किसानों को मुआवजा दे और एक स्थायी वहां निगरानी कमेटी बनाए। इंफॉर्मेशन देनी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, श्री मोतीराम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के अंतर्गत सिरोही जिले की छात्रावास हेतु भूमि निरस्त किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवर्तमान सरकार द्वारा अंतिम 6 महीनों के मध्य किए गए भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने हेतु पत्र दिनांक 13/10/2025 से निर्णय लिया गया। एक 5 पॉइंट हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार ने लास्ट के 6 महीने में जो भी अलॉटमेंट किए उसके बारे में सरकार के माध्यम से एक कमेटी बनाकर इन 5 बिंदुओं के माध्यम से उनका परीक्षण किया गया है। नंबर 1, जिन प्रकरणों में आवंटन पत्र जारी नहीं हुआ है उन प्रकरणों को निरस्त किया जाए। जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी लेकिन राशि जमा नहीं हुई है उन प्रकरणों को निरस्त किया जाए। नंबर 3, भूमि आवंटन स्वीकृति निःशुल्क होने से आवंटन आदेश जारी किंतु लीज डीड जारी नहीं की गई, उन प्रकरणों को निरस्त किया जाए। नंबर 4, जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी, राशि जमा एवं आवंटन आदेश जारी लेकिन लीज डीड जारी नहीं हुई है उन प्रकरणों के निर्णय यथावत रखते हुए लीज डीड जारी की जावे। जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी, राशि जमा, आवंटन आदेश जारी एवं लीज डीड जारी हो चुकी है उन प्रकरणों को यथावत रखा जावे। माननीय सदस्य महोदय द्वारा 3 प्रकरण इस संबंध में बताए गए हैं। मारवाड़ मीणा समाज सेवा समिति, परिवर्तन युवा समिति रेवदर और आजना चौधरी कलवी समाज संस्था रेवदर,
इन तीनों के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस मीणा समाज सेवा समिति शिवगंज के छात्रावास हेतु बड़गांव में 0.4046 हेक्टेयर आवंटित भूमि की लीज डीड निष्पादित नहीं होने के कारण मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय दिनांक 13/10/2025 के बिंदु संख्या 3 की पालना में आवंटन को निरस्त किया गया है। वर्तमान में आवंटित भूमि पर मौके पर तारबंदी की हुई है। आवंटित भूमि पड़त है तथा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है। नंबर 2, परिवर्तन युवा समिति रेवदर को छात्रावास हेतु मौजा वासन में 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन आदेश जारी नहीं होने के कारण बिंदु संख्या 1 की पालना में आवंटन को निरस्त किया गया है। वर्तमान में मौजा वासन के खसरा नंबर 1112 की प्रस्तावित भूमि खाली पड़त है एवं संस्था का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। नंबर 3, आजना चौधरी कलवी समाज संस्था रेवदर को बालिका छात्रावास हेतु मौजा वासन में 1 एकड़ भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन आदेश जारी नहीं होने के कारण आवंटन को निरस्त किया गया है। वर्तमान में मौजा वासन में खसरा नंबर 784/1262 की प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है एवं संस्था का किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं निर्माण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे मंत्री जी से 3 सवाल हैं। मीणा समाज का आवंटन में आपने बताया है कि लीज डीड जारी नहीं होने से निरस्त किया गया है। मीणा समाज छात्रावास में नींव का मुहूर्त हो गया है, ट्यूबवेल खुद गया है, 4 दीवारी बन गई है। अब मात्र लीज डीड नहीं होने के कारण आप निरस्त कर रहे हो, तो आप लीज डीड जारी कर दो। ये कोई कारण नहीं हुआ कि लीज डीड नहीं बनी तो निरस्त की जाए। मेरा आपसे दूसरा सवाल, इसी प्रकार मेघवाल समाज आवंटन में आपने बताया है कि आवंटन आदेश जारी नहीं हुआ, इस कारण इसको निरस्त किया गया है। सरकार ने कीमतन आवंटन की स्वीकृति जारी की थी। समाज ने निःशुल्क आवंटन की मांग की और नियमों में ये प्रावधान भी है। जिला कलेक्टर सिरोही ने पत्र भेजा है जिसमें तहसीलदार एसडीएम की अनुशंसा भी है कि निःशुल्क आवंटित की जाए। तो निःशुल्क आवंटन आदेश जारी कर दो, निरस्त क्यों कर रहे हो? मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि चौधरी समाज वाले आवंटन में आपने बताया कि आदेश जारी नहीं हुआ है। बताना चाहूँगा कि आवंटन की स्वीकृति सरकार के स्तर से जारी हुई है। जिला कलेक्टर स्तर से आवंटन होना है, लेकिन जिला कलेक्टर ने समाज से संस्था के विधान परिवर्तन का नया प्रावधान डाल दिया कि सभी समाजों के बच्चे पढ़ेंगे। महोदय, जातिगत आवंटन हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में हुए हैं, और जिस संस्था के लिए आवंटन हुआ है वहाँ उसी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब नया प्रावधान डालकर क्यों अटका रहे हो? फिर भी चौधरी समाज ने, अपनी संस्था ने एक शपथ पत्र भी जारी किया है। शपथ पत्र उन्होंने ये दिया है कि हम किसी भी समाज के बच्चे को पढ़ाएंगे। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सकारात्मक सोच रखकर इन तीनों समाजों की जमीन को आप आवंटित करें। और रेवदर के लिए तो आपको जरूर करना चाहिए कि रेवदर विधानसभा ने आपको 25 साल तक विधायक दिया है। ये मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि इसको तुरंत आप बहाल करके समाजों को मौका दें ताकि छात्रावास बने और बच्चों की शिक्षा अच्छी तरीके से हो सके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तीनों प्रकरण माननीय विधायक महोदय ने जो बताए हैं, ये सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णय हैं। और आज जो ये माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आज ये जो बात कर रहे हैं कि ये कमियां हैं और ये अलॉटमेंट नहीं हुआ, ये लास्ट के 6 महीनों में ही आपने इसमें अलॉटमेंट करने का प्रयास किया और केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, परंतु इनमें कमी खामियां थी, इसमें कमी खामियां थी। उसकी पूर्ति
आपने नहीं कराई। और आपको मैं कहना चाहता हूं, जो भी कमी खामी है प्रस्ताव प्राप्त होने पर सक्षम स्तर पर पुनः विचार करके इन अलॉटमेंट का काम हम करेंगे। परंतु आप एक बात सुन लें, अगर आपकी भावना शुद्ध होती, इन सभी समाजों को आप ईमानदारी से ये व्यवस्था देना चाहते, तो अंतिम समय में लाने का काम नहीं करते, ये पहले करने का काम करते। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपने ये प्रयास किया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में पूरी तरह से हर समाज को इस तरीके से अलॉटमेंट करने का काम राजस्थान की सरकार और माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में किया जाएगा। आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आप खूब कहोगे भी हमने राजनीतिक रूप से दिए होंगे, लेकिन अंतिम 6 माह में अगर दिए हैं, हो गया। श्री छोटू सिंह, अरे हो गया, उनका आकर्षण है, ये सदन का बहस का, ये बहस नहीं है। हाँ। श्री चंद्रभान सिंह आकिया, भविष्य की बात है अध्यक्ष महोदय। अब हो गया ना, अब विषय हर विषय में आप 295 में पर्ची पे भी शुरू हो गई, इस पे होता नहीं, वो बोलिए ना, वो आपके सदस्य को दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल है ही नहीं। राजस्थान के विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम 169 के अंतर्गत मैं यूडीएस मंत्री जी का अन्ना सागर झील के विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी 131 में इससे पहले भी कभी भी बहस नहीं हुई है, कभी। एक मिनट रुकना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर किसी भी वाद विवाद में नहीं हो जा सकता, ये नियम है। मैंने व्यवस्था और आपने व्यवस्था दे दी, उसके बावजूद भी ये प्रतिपक्ष के साथी नौटंकी करके, सिर्फ नौटंकी करके अब बहिष्कार का नौटंकी कर रहे हैं। अभी 1 मिनट में वापस आएंगे और भाग लेंगे, इसलिए हम सत्ता पक्ष के सभी लोग इनको कंडेम करते हैं कि विधानसभा में व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय खरा साहब, माननीय मंत्री जी, अरे अब आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पूर्ण पालना में रेत भराव एवं मलबा पूर्णतः हटाने के साथ साथ आना सागर झील के चारों तरफ जमा मिट्टी की भी डिसिल्टिंग करवाए जाने की मांग है। इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन सिविल अपील नंबर 7607/2023 एवं 7916/2023 स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेज अशोक मलिक एंड अदर्स एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1/8/23 एवं 11/8/23 के अनुपालना में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यालय आदेश क्रमांक ASL/अजमेर/2025/26/60 दिनांक 18/4/25 एवं आदेश क्रमांक PAI/2025/264-69 दिनांक 9/3/25 जिला कलेक्टर के पत्रांक 571 दिनांक 19/5/25 एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक 44,956 दिनांक
20/7/25 की अनुपालना में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17/9/25 तक मौके पर निर्मित 7 अजूबे स्ट्रक्चरों को हटाए जाने के साथ साथ अधिकांश मलबा भी मौके से हटाया जा चुका है। शेष रहे स्टील स्ट्रक्चर एवं सैंडस्टोन के मलबे को दिनांक 13 फरवरी 25 तक पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। वर्तमान में केवल ध्वस्त कैफेटेरिया के आरसीसी मलबे को हटाया जाना शेष है, जिसे भी हटाया जा रहा है। इस प्रकार मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा पारित आदेशों की अजमेर विकास प्राधिकरण के स्तर से पूर्ण पालना की जा रही है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा पारित आदेश की प्रति परिशिष्ट ए पर संलग्न है। 7 वंडर्स के निर्माण की कुल लागत 11.51 करोड़ आई थी, जिसका संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है। उक्त निर्माण में मिट्टी भराव का कोई कार्य नहीं किया गया है। आना सागर झील के चारों तरफ मिट्टी जमा होने से भराव क्षमता बाधित होने के संबंध में अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग वृत्त अजमेर दिनांक द्वारा अपने पत्र दिनांक 2/1/26 के द्वारा नगर निगम अजमेर को अवगत कराया गया, जिसके द्वारा डिसिल्टिंग कार्य करवाए जाने की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित केस नंबर 7607/2023 एवं वेटलैंड प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए चाही गई थी, जिसके संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आना सागर झील में डिसिल्टिंग कार्य करवाए जाने पर रोक न होना एवं राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करते हुए डिसिल्टिंग कार्य करवाए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। आना सागर झील के चारों तरफ मिट्टी जमा होने से भराव क्षमता बाधित होने के संबंध में समुचित कार्रवाई नगर निगम अजमेर द्वारा की जा रही है, जिनके पत्र क्रमांक MEW/2025 दिनांक 7/1/26 प्रेषित कर सदस्य सचिव राजस्थान आर्द्र भूमि प्राधिकरण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान सरकार से आना सागर झील की भराव क्षमता बढ़ाए जाने हेतु डिसिल्टिंग कार्य करवाए जाने हेतु अनुमति चाही गई है। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा आना सागर झील में डिसिल्टिंग कार्य करवाए जाने की अनुमति दिनांक 3/2/2026 को प्रदान कर दी गई है। उक्त विधिक राय एवं राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण से प्राप्त अनुमति के संबंध में अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग वृत्त अजमेर को प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 9/2/2026 के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है। उक्त प्रकरण के संबंध में आगामी कार्यवाही जल संसाधन विभाग अजमेर के द्वारा की जानी है और जल संसाधन विभाग का ये मानना है कि आना सागर झील का डिसिल्टिंग एरिया लगभग 222 हेक्टेयर है। डिसिल्टिंग के लिए आना सागर झील को पूरी खाली करने की आवश्यकता नहीं है। अंडर वाटर डिसिल्टिंग करवाई जाएगी। डिसिल्टिंग लगभग 1 मीटर गहराई में करवाई जाएगी। डिसिल्टिंग की मात्रा के अनुमान हेतु तकमीना तैयार किया जा रहा है। कार्य को पूर्ण करने का समय स्वीकृति पश्चात लगभग 2 वर्ष रहेगा, जो कि स्वीकृति के समय तय किया जाएगा। आना सागर झील के डूब क्षेत्र से ही मिट्टी निकाला जाना प्रस्तावित है। आसपास की मिट्टी नहीं निकाली जानी है। आना सागर के आसपास वर्तमान में निजी खातेदारों की भूमि एवं कॉलोनियां स्थापित हैं, जिस पर कुछ भाग में खाली जमीन खेती की जमीन स्थित है एवं अन्य भाग में महावीर कॉलोनी, अरिहंत कॉलोनी आदि स्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को ये अवगत कराना चाहूँगा कि अजमेर विकास प्राधिकरण और अजमेर नगर निगम को निर्देशित कर रहा हूँ कि वो माह मार्च 2026 में इस कार्य की जो भी योजना तैयार करनी है, योजना तैयार करके उसकी प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जारी कर दें और उसके बाद जैसे जैसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों उसके अनुसार डिसिल्टिंग का कार्य अप्रैल 2026 से शुरू किया जा सके। माननीय सदस्य, पहले आप बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थान पर 7 वंडर बना हुआ था उस स्थान पर मलबा हटाया जाने एवं 7 वंडर बनाने के लिए अना सागर के भराव क्षेत्र में मिट्टी का भराव किया गया था, उसे हटाया जाए। और मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तक वो हटा दिया गया है। मैं आपको फोटो बना रहा था 24 तारीख के फोटो मेरे पास हैं। वहाँ मलबा यूं को यूं पड़ा है
और जो वहाँ वंडर सेवन बनाने का जो भराव क्षमता में जो मिट्टी डाली गई थी उस मिट्टी को भी नहीं हटाई गई। तो हम सबसे पहले तो मंत्री जी ये कहें कि जो भराव डाला और जो मिट्टी आज दिन तक पड़ी है या सैंडस्टोन जो पड़ा है वो कितने समय में वहाँ की नगर निगम हटाए या एडी हटाए, जो भी हटाए, पर उनको, क्योंकि दोनों के मंत्री खरा साहब हैं, जावड़ सिंह जी साहब हैं, तो कौन हटाए इसके लिए प्रतिबंध करें और समय दें। 1 महीने में हटेगी, 2 महीने में हटेगी, कितने समय में हटेगी वो वहाँ के पाबंद करें। और अना सागर के पास विशेषकर माल के पीछे, जी माल के पीछे और आसपास में अना सागर बराव क्षेत्र में मिट्टी जो बराव किया गया था उसे हटाया जाए। उसका आज समय फिक्स करें, क्योंकि उससे उसका मंत्री जी एक बार ये बताएं, उसके बाद मैं आपको और पूछता हूं। माननीय मंत्री जी, समय आप फिक्स करें।